अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्स रे डिफ्रैक्शन एंड ब्रैग्स लॉ। इस पर कम्प्लीटली बात करेंगे कि हमारे पास जो ब्रैग्स लॉ है वो हमें इसकी ज़रूरत महसूस होती है और एक्स रे डिफ्रैक्शन होता है क्या है, इस पर हम इंशाल्लाह बात करते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मैंने सिर्फ डायग्राम बनाई है और ये एक इक्वेशन लिखी है, जो कि इस इक्वेशन को हम डी ब्रोगली इक्वेशन कहते हैं। तो इस डायग्राम को हम देखते हुए कई बातें इधर लिखेंगे, इधर नोट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डी ब्रोगली का स्याको सबक क्या है, यानी कि डी ब्रोगली लॉ की हमें ज़रूरत क्यों महसूस हुई। सॉरी, डी ब्रोगली ने ब्रैग लॉ की हमें ज़रूरत क्यों महसूस हुई और हमारे पास एक्स रे डिफ्रैक्शन होता क्या है। ओके, तो इससे पहले, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें दो तीन बातों का इल्म होना ज़रूरी है। पहली बात ये कि सिंगल स्लिट क्या है और डबल स्लिट क्या है। अगर हमें इन दोनों चीज़ों का पता है, इन दोनों टॉपिक्स का पता है, तो हमारे लिए इसे समझना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंगल और डबल स्लिट में हम ओपनिंग यूज़ करते थे, यानी कि होल्स यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम इधर देखिएगा कि अगर हम सिंगल स्लिट की बात करें तो हमारे पास सिंगल स्लिट में हमारे पास ये एक ओपनिंग होता है, यानी कि होल होता है ये हमारे पास। अगर हम डबल स्लिट की बात करें तो इसमें हमारे पास दो होल होते हैं, यानी कि दो ओपनिंग्स होती हैं। ओके, अब हम इसकी बात करते हैं। एक्चुअली हम इसकी भी बात कर लेते हैं, सिंगल की बात करते हैं साथ साथ। अब ये डबल स्लिट है, ये सिंगल स्लिट है। अब इस सिंगल स्लिट में क्या होगा कि जो हम लाइट इस पर फॉल करवाएंगे, यानी कि जो लाइट इस मेरे पास ये सपोज करते हमारे पास सोर्स है। जब हम इस ओपनिंग में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमारे पास लाइट हो गया, हम इस पर फॉल करवाएंगे, तो आने वाली यानी कमिंग लाइट की इस ओपनिंग में से गुजरने वाली जो लाइट होंगी, लाइट की वेव्स होंगी, उनकी वेवलेंथ इस ओपनिंग के बराबर होनी चाहिए। दूसरे अल्फाज में हम ये कह लें कि आने वाली लाइट की जो वेवलेंथ है वो विजिबल होनी चाहिए। विजिबल का मतलब क्या कि मिसाल के तौर पर इधर एक लाइट गुजर रही है, उसकी जो मेरे पास वेवलेंथ होगी वो इसके ओपनिंग, यानी कि जितना हमारे पास ओपनिंग होल का हमारे पास, यानी कि ये डिस्टेंस डी है, इस डिस्टेंस डी के इक्वल इसकी वेवलेंथ होनी चाहिए। तभी हमारे पास जो प्रोसीजर होगा सिंगल स्लिट का, और सिमिलरली हमारे पास डबल स्लिट का यही प्रोसीजर, ऐसी प्रोसीजर होता है कि जब आने वाली मोनोक्रोमेटिक वेव्स इन दोनों होल में से, इन दोनों ओपनिंग में से गुजरेंगी, उनकी वेवलेंथ इन दोनों होल के डिस्टेंस की इक्वल होनी चाहिए। ओके, इस तो उसके बाद हमारे पास सिंगल और डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट होता है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारी आने वाली लाइट की वेवलेंथ इस ओपनिंग से बहुत स्मॉलर हो तो क्या होगा उस वक्त। तो उस वक्त जाहिर बात है, जब आने वाली लाइट की जो वेवलेंथ है इस ओपनिंग के डिस्टेंस डी, इस डिस्टेंस डी और इस डिस्टेंस डी की इक्वल नहीं होंगे, बल्कि स्मॉलर होंगे आने वाली लाइट की वेवलेंथ, तो इधर हमारे पास जो स्क्रीन होगी, हमारे पास उस इस यहाँ डिफ्रैक्शन नहीं होगी। तो हमें यहाँ बात एक मालूम होगी कि डिफ्रैक्शन के लिए आने वाली लाइट, यानी कि मोनोक्रोमेटिक लाइट की जो वेवलेंथ है वो स्लिट के, यानी कि ओपनिंग स्लिट के डिस्टेंस के इक्वल होनी चाहिए। अगर आने वाली लाइट की वेवलेंथ इस ओपनिंग के, यानी कि इस डिस्टेंस डी और इस डिस्टेंस D1 और D2 के इक्वल नहीं है, स्मॉलर है, तो उस बाद हमारे पास स्क्रीन पर कोई डिफ्रैक्शन शो नहीं होगी, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी शो नहीं होगी। ओके हो गया। तो इसके लिए बात हमें जब ये हमें पता लग गया कि ऐसा नहीं हो सकता, उसके बाद हमने एक्स रे डिफ्रैक्शन को स्टडी किया। एक्स रे डिफ्रैक्शन, चूंकि जो एक्स रे डिफ्रैक्शन, ओके, चूंकि जो हमारे पास एक्स रेज होती हैं, इनकी जो वेवलेंथ होती है, एक्स रेज की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत बहुत स्मॉलर होती है। यानी कि लैम्बडा जो हमारे पास होती है ना एक्स रेज का
जो हमारे पास लैम्ब्डा होता है वो बहुत स्मॉलर होता है। इसलिए जब हम किसी एटम का, किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर मालूम करना चाह रहे होते हैं तो उधर हम विजिबल लाइट नहीं यूज़ कर सकते। विजिबल लाइट यूज़ करने की बजाय हम एक्स रेज यूज़ करेंगे, एक्स लाइट यूज़ करेंगे, एक्स रे लाइट यूज़ करेंगे उधर। क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है और ये बहुत स्मॉलर से स्मॉलर पार्टिकल्स में भी घुस जाती है, उधर जाकर उसका स्ट्रक्चर हमें एक्सरे बताती है। ओके हो गया। अब ये देखिएगा कि हमारे पास एक डायग्राम बनी हुई है, मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। कि सपोज करें हमारे पास एक लाइट आ रही है, ये लाइट है, इसके पार्टिकल से टकराई और यहाँ से वापस चली गई। अच्छा, ये इधर आ रही, इधर से आ रही है, इधर जा रही है। ओके, तो हमारे पास जो ये है ना, ये वाला हमारे पास ये क्रिस्टल है, लैटिस क्रिस्टल है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे पास सॉलिड्स होते हैं, जो हमारे पास सॉलिड्स होते हैं, उन सॉलिड में मौजूद एटम्स के दरमियान इक्वल डिस्टेंस होता है। ओके, अब सॉलिड्स की कई इकसाम हो सकती हैं, यानी कि अमोर्फिस, यानी कि ऐसे सॉलिड्स में होते हैं जिसमें एटम्स की इक्वल डिस्टेंसेस होती है, इक्वल शेप होती है उनकी। और कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं अमोर्फस टाइप के, जिसमें एटम्स की आपस में डिस्टेंसिंग इक्वल नहीं होती है। तो हम इधर जो सपोज कर रहे हैं क्रिस्टल, वो है जिसमें एटम्स की जो डिस्टेंसिंग है वो इक्वल है, यानी कि इसको हम लैटिस लेयर कहते हैं। ओके, तो अब हाँ, ये एक हम हमारी जो लाइट आएगी, लाइट की रे आएगी, वो इस पार्टिकल से टकराएगी और वापस चली जाएगी। जब हम दूसरी रे गुजारेंगे तो वो इधर को पार्टिकल होगा, इससे टकरा कर वापस चली जाएगी। ओके हो गया। अब जो आने वाली इसमें एक बात नोट करने वाली वो ये है कि जब आने वाली रे इस एटम के साथ जितना एंगल बनाएगी, उतना ही जाते हुए जब एंगल बनेगा, ओके, यानी कि जितना आते हुए रे ने एंगल बनाया है एटम के साथ, उतना ही जाते हुए एंगल बनाएगी। तो तब हमारे पास जो क्लियर होगा ना स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, वो हमें नजर आएगा। इसी तरह जब हमारे पास ये रे टू इधर से आकर इसके साथ या इसके साथ टकराई है, इस एटम के साथ टकराई है, तो आने वाली जो लाइट, आने वाली लाइट की रे की जो एंगल होगा इस पार्टिकल के इसके साथ एंगल, वो जाते हुए इसके साथ एंगल जो हमारे पास बनेगा, उसके साथ ये एंगल आने वाला एंगल और जाते हुए वाला एंगल भी हमारे पास इक्वल होना चाहिए। तब भी हमारे पास जो क्रिस्टल की शेप होगी वो क्लियर नजर आएगी। अदरवाइज कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं, जिस तरह मैंने बताया कि जिनमें जो एटम्स होते हैं उनकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती है। तो जब इस पर हम लाइट फॉल करवाएंगे तो कोई किसी को किधर एटम होगा, कोई किधर एटम होगा, तो हमारे पास इक्वल एंगल नहीं बनेगा। यानी आने वाली लाइट की एंगल और जाते हुए जाने वाली लाइट के रे की जो एंगल होगा वो इक्वल नहीं होगा। तो जिसकी वजह से हमारे पास इस टाइप सॉलिड में हमारे पास डिफ्रैक्शन पैटर्न शो नहीं होगा। इस टाइप को हम कहते हैं अमोर्फिस। अमोर्फिस, ओके। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं कि आने वाले रे की जो हमारे पास एंगल होगा वो जाने वाली, यानी कि लाइट उसके इक्वल होगा। एंगल हमारे पास इक्वल होगा, उसी वक्त हमारे पास क्रिस्टल अच्छी तरह नजर आएगा। ओके हो गया। अब हम इसमें मजीद हम इसको अगेन बना लेते हैं। ये लाइट आई, एक से साथ टकराई और चली गई, ये भी ऐसे आई, इधर पार्टिकल है, इसमें वापस चली गई। ओके, अब हम इसको में इसमें क्या करते हैं कि हमारे पास परपेंडिकुलर गुजारते हैं, इधर ऐसे और ऐसे, इधर हमारे पास ये एंगल बनाते हैं 90 का। ओके हो गया। तो इधर इनमें से हम जो निकाल लेते हैं, हम पाथ डिफरेंस निकालते हैं, पाथ डिफरेंस हम इसमें से निकालते हैं।
पावर डिफरेंस में क्या निकालेंगे, सपोज करते हैं हम इस आने वाली इसको ए का नाम देते हैं, ए का, इसको बी, सी, डी, और हमारे पास ये इसको हम पॉइंट ई का नाम दे देते हैं, और इसको एफ का। ओके हो गया। और इधर हमने क्या नाम दिया है, और हम इस पॉइंट को यानी कि इसको पी का नाम दे देते हैं और इसको क्यू का नाम दे देते हैं। हम पास डिफरेंस निकालने लगे हैं, तो पास डिफरेंस के लिए हमारे पास पास डिफरेंस क्या होगा, ये पी, ई और क्यू होगा, यानी कि पी, ई और क्यू, ये हमारे पास पास डिफरेंस होगा, यानी कि हमारे पास पी ई किसके इक्वल है, और फिर पी ई, फिर इसके बाद ई क्यू किसके इक्वल है। ओके, चूंकि हमारे पास पी ई के दरमियान जो डिस्टेंस डी है और ई क्यू, अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि जो हमारे पास पॉइंट पी और ई के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डी, और हमारे पास ई और क्यू के दरमियान डिस्टेंस वो इक्वल है, इसलिए हम पी ई और ई क्यू को 2 PE लिख सकते हैं। ओके हो गया। अब यही देखें, यही हमने इधर किया हुआ है, तो हमारे पास पावर डिफरेंस यानी कि जिसको हम एल से शो कर रहे हैं, हमारे पास 2 PEE है। ओके हो गया। अब इसमें से इससे हम जो हमारे पास ये देखें, जो हमारे पास PE होगा वो डी साइन थीटा के इक्वल होगा, चूंकि ये देखें हमारे पास इधर ये हमारे पास इसके सामने ये परपेंडिकुलर है, ओ जी, इसके सामने परपेंडिकुलर है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो हम इधर से हम जो निकालेंगे हमारे पास डिफरेंस होगा, यानी कि हमारे पास जो PE होगा, यानी कि हमारा PE होगा हमारे पास इधर होगा, PE निकलेगा वो हमारे पास निकलेगा डी साइन थीटा। ओके, ये हमने ये पावर डिफरेंस एक साइड का निकाल लिया। अब इस साइड का निकालेंगे तो वो भी सेम ही होगा, तो इसलिए हम इधर लिख देंगे पी ई इजकल टू 2D साइन थीटा, इधर भी लिख देंगे। ओके हो गया। तो इधर से हमने ये फार्मूला निकाल लिया। ये देखिएगा, इस डायग्राम को देख लें या इस डायग्राम को देख लें, बात एक ही है कि हमारे पास ये पी ई के दरमियान और ई क्यू के दरमियान डिस्टेंस सेम है, इसलिए हम पी ई और ई क्यू को ऐसे लिखने के बजाय हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं 2 PE। ओके, तो अब इसका हम एक साइड, इस साइड का जो हम पावर डिफरेंस निकालेंगे जो हमारे पास वो होगा डी साइन थीटा, तो इस साइड का भी जाहिर बात है डी साइन थीटा ही होगा, इसलिए हम लिख सकते हैं 2D साइन थीटा होगा। अच्छा, अब आप इस में 2-3 बातें ऐड कर लें कि जो हमारे पास ये एंगल होता है, हमारे पास जो ये एंगल बन रहा है, इसको एंगल को हम ग्लांसिंग एंगल कहते हैं, ग्लांसिंग एंगल होते हैं। ओके, यानी कि जो ये एंगल आई रे और ये रिफ्लेक्टेड होगी, ये और ये एंगल ये तो सेम होता है, हमने पहले बात कर ली, और इन एंगल्स को हम ग्लांसिंग एंगल्स भी कहते हैं। ओके, और ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जो पाथ डिफरेंस होता है वो सेम होता है, यानी कि जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास सेम होता है। ओके, तो ये हमारे पास, हमने ये इस पर बात कर ली, PE को हम L के बराबर भी कह सकते हैं। ओके हो गया। तो अब ये हमारे पास, हाँ अच्छा, अब हम इसको 2D साइन थीटा को इसके इक्वल लिख सकते हैं N लैम्डा। अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास L है, L को हम N लैम्डा लिख सकते हैं, और N लैम्डा को हम 2D साइन थीटा लिख सकते हैं। ओके हो गया। N हमारे पास मल्टीपल इंटेग्रल नंबर होता है, और ये हमारे पास वेवलेंथ होती है, लैम्डा हमारे पास वेवलेंथ होती है। अब इसका क्या मतलब है, यानी कि n इज इक्वल टू 1 2 3 4। अच्छा, ये भी बात बताता चलूँ कि कई बुक्स पर n को 0 से स्टार्ट किया है, 0 1 2 3, लेकिन आप लिखे या ना लिखे इसको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो बेहतर यही रहेगा कि n इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे लिखा जाए। ओके हो गया। अब जब ये लाइट रेज यहाँ से आकर यहाँ टकराएंगी तो वापस जाएंगी, इधर हम सपोज करते हैं इधर हमने एक स्क्रीन रख दी है, तो अब हम मालूम करना चाह रहे हैं कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है,
और कहाँ कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस हो रहा है और कहाँ डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस हो रहा है, यानी कि दूसरे अल्फाज में कहाँ कहाँ ब्राइट फ्रिंजेस बन रहे हैं और कहाँ कहाँ डार्क फ्रिंजेस बन रही हैं। ये हम इधर स्क्रीन रखेंगे, ये इधर हम रेज इस पर फॉल करा रहे हैं एट क्रिस्टल लैटिस पर, इधर से रिफ्लेक्ट होने के बाद इस स्क्रीन पर जाकर हमें पता चल जाएगा रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ओके, रिफ्लेक्ट एक होती है रिफ्रैक्ट, एक होती है रिफ्लेक्ट और एक होती है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का आपको लोगों को पता है कि ये लाइट आई और आगे गुजर गई, उसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन। ओके हो गया। और इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्ट हो जाना। और रिफ्लेक्टेड क्या होता है कि ये आई इधर से टकराने के बाद फिर ये ऐसे 180 के एंगल पर पीछे चले, उसको हम रिफ्लेक्टेड कहते हैं। तो ये आप लफ्ज़ गौर कर लीजिए कि रिफ्लेक्ट करती है इधर आएगी, इस तरह टकराएगी तो इधर होकर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके हो गया। तब इस पर इधर जो ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज होगी उसको हम स्क्रीन पर ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे कहाँ कहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, कहाँ कहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। अच्छा, जो ये एन लिखा हुआ है इधर हमने इक्वेशन में एन, तो ये होगा हमारे पास 1 2 3 4। यहाँ 1.2 या 2.5 या 3.5 हाफ नहीं होगा, बल्कि वूल मल्टीपल इंटीग्रल होगा। यानी कि इस रे 1 और रे 2 के दरमियान अगर पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा है या 2 लैम्डा है या 3 लैम्डा है, तो उस फिर इस हमारे पास जो स्क्रीन होगी इधर हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड लाइन इधर आकर हिट करेंगी तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कब? जब इन दोनों के दरमियान पाथ डिफरेंस जो हमारे पास होगा लैम्डा होगा या 2 लैम्डा होगा या 3 लैम्डा होगा। अगर 1/2 लैम्डा है या 2/5 लैम्डा है या कुछ भी है, अगर 1 2 3 4 के अलावा कोई भी लैम्डा है तो उस वक्त हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट होगा। ओके। अच्छा, एक और बात नोट कर लीजिएगा, वो ये कि ये जो हमारे पास ब्रैग्स लॉ है ये हमें कब मिला था? ये हमें मिला था 1914 में, 1914 में हमें ये मिला था, लॉ मिला था। ओके, ये हमारे पास विलियम हेनरी ब्रैग और उसके बेटे विलियम लॉरेंस ब्रैग ने, यानी कि बाप बेटे ने, दोनों ने मिलकर ये हमें लॉ पेश किया था। विलियम हेनरी ब्रैग और उसका बेटा था विलियम लॉरेंस ब्रैग, इन दोनों ने मिलकर, बाप बेटों ने दोनों ने मिलकर लॉ पेश किया था। और इन दोनों को 1915 में 1950 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। ओके।